नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्रीमान सुल्ताना राम जी स्याग। इनका राजकीय सेवा में जिस प्रकार अध्यापन के क्षेत्र में जो इनकी सेवाएं रही है, तो कहाँ सेवाएं रही और क्या योगदान रहा इनका, तो आज इनसे खास चर्चा करेंगे कि इनके जीवन के परिचय के बारे में, कि इनके जिस प्रकार अगर बात करें अध्यापन के क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं भी रहती है, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आज सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है मेरे साथ में, और आपके इस चैनल सूचना दर्पण का खूब खूब स्वागत है जी। सर, आपने अध्यापन के क्षेत्र में एक बड़े ईमानदारी के साथ में बच्चों को एक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो कैसे शुरुआत हुई आपके जीवन की? शुरुआत मेरी सर्वप्रथम तो सूरतगढ़ मिलिट्री स्कूल में एडोक बेस पे मेरा उसमें पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी 3 पोस्टें होती है। तो सबसे कम जैसे अपने 3rd ग्रेड माने तो पीआरटी की जो पोस्ट होती है उस पे अध्यापक पद पर मेरा चयन हुआ था। वहाँ मैंने अल्पकाल के लिए 3 महीने तक अध्ययन करवाया, क्योंकि वो एडोक बेस की पोस्ट थी और परमानेंट में था नहीं, इसलिए वहाँ मैं रहना नहीं चाहता था। तो पंचायत समिति पदमपुर में अध्यापकों के इंटरव्यू हुए, उसमें मैं बैठा और वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद मैं राजकीय सेवा में राजकीय प्राथमिक पाठशाला 15 बीबी में सितंबर 83 में मुझे नियुक्ति मिली, और राजकीय प्राथमिक पाठशाला में सितंबर 83 से जून 85 तक मैं सेवारत रहा। वहाँ 2 साल का कार्यकाल, एक तो मेरा गृह पंचायत थी और एक मैं युवा था, और आसपास के मेरे चक के ढाणियों के गांव के पंचायत के ही बच्चे थे। वो प्राइमरी स्कूल हालांकि छोटा था, लेकिन मुझे वहाँ काम करने में बड़ा आनंद आया। वहाँ काम करने में इतना आनंद आया कि पूछो मत बात, कि बच्चों को मैंने पढ़ाने के साथ साथ में अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में उनको प्रमोट किया कि भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लें बच्चे, और जो घर पे बोली बोलते हैं उसकी बजाय वो हिंदी बोलना, स्कूल में हिंदी बोलना प्रयास करें। ऐसा 4वीं 5वीं के बच्चों को मैंने प्रयास किया, और बच्चों को बड़ा लगन से पढ़ाया। बच्चे छोटे थे, बिल्कुल कहना मानते थे, और बच्चे बड़े लगन से पढ़े, और 2 साल वो मेरे पास पढ़े। तो कई बच्चे 5वीं पास करके गए, और उसके बाद में उनमें से मेरे 2 साल के कार्यकाल के 2-3 बच्चे, कोई पुलिस सेवा में, कोई और में सर्विस में, उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, और अभी तक वो बच्चे मिलते हैं। तो गांव का भी बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि पड़ोस का गांव था और सब लोगों से जानकारी थी, और एक एक बच्चे के गार्जियन को मैं जानता था, और बड़ा सहयोग मिलता था, और बड़ा अच्छा। और 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम उस प्राथमिक पाठशाला में करवाए, तो उनमें जनप्रतिनिधि, उस समय भी 1983 में जनप्रतिनिधियों को बाकायदा बुलाया, और कुर्सियां लगा करके, और बढ़िया बच्चों के बैठने के लिए जगह बना करके, और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए, और प्रतियोगिता कराई, प्रथम द्वितीय तृतीय निकाला। तो पहली बार उसमें निर्णायक बना करके मैंने गांव के जो प्रबुद्ध नागरिक थे उनको निर्णायक बना करके, क्योंकि स्टाफ में मैं अकेला था तो मैं निर्णय नहीं कर सकता था, तो गांव के लोगों को निर्णायक बना करके और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रिजल्ट बताए गए। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, गांव वालों को अच्छा लगा, और मुझे स्वयं अनुभूति हुई कि मैंने जो कार्यक्रम बड़े लगन से तैयार करवाए थे, वो प्रथम आने की बजाय कई जो बच्चों ने स्वयं तैयार किए थे वो प्रथम या द्वितीय आए। तो मुझे एक बड़ा उसमें खुद को सीख मिली, और आगे बच्चों को तैयार करवाने में और ज़्यादा आनंद मिला। उसके बाद में फिर मेरा 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। 2nd ग्रेड में वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर 300 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 365 में सेकेंडरी स्कूल में
तो सेकेंडरी स्कूल में मैं गया तो वहाँ सेकेंडरी स्कूल वो उस समय 1985 में, जुलाई 85 में वो विद्यालय प्राइमरी से मिडिल और मिडिल से सेकेंडरी तुरंत ही हुआ था, इसलिए सुविधाओं का वहाँ नितांत अभाव था, स्टाफ कम था, नया स्टाफ पहुँचा था, सेकेंडरी के हेडमास्टर भी नहीं थे और बहुत थोड़े कमरे थे, स्कूल की चारदीवारी नहीं थी और दरख्त नाम की चीज़ नहीं थी, बिल्कुल गांव के टीलों पर वो स्कूल बना हुआ था। लेकिन वहाँ के गांव वासियों में उसमें इतना जज्बा था कि वो आकर के हमें स्कूल में पूछते थे कि आप बताओ जी क्या चाहिए। इतना सहयोग मिला, आप पूछो ना बात, हम गदगद हो गए और हमने इतना वहाँ पढ़ाना और साथ में दूसरी गतिविधियाँ चालू करना शुरू किया, क्योंकि शिक्षक जो लगभग पहुँचे थे सेकेंडरी ग्रेड के युवा थे। सेकेंडरी ग्रेड की काफ़ी 8 पोस्टें थी, धीरे धीरे साल 6 महीने में भर गई वो भी, फिर हेडमास्टर प्रधानाध्यापक का पद भी भरा गया, तो सब स्टाफ लगभग पूरा हो गया। तो बड़े हमारे जो प्रधानाध्यापक जी थे, मैं तो हालांकि कम उम्र का था, यूँ मानो सबसे जूनियर ही था, लेकिन होश कम और जोश ज़्यादा था। लेकिन हमारे जो प्रधानाध्यापक जी थे वो अनुभवी आदमी थे और साल 2 साल में रिटायर होने वाले थे, इसलिए उनके कुशल निर्देशन में हमने बड़ा अध्ययन करवाया बच्चों को, और अध्ययन करवाने के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियाँ चालू की और परिश्रम भी करवाया, जो विद्यालय में जो बच्चों को जो परिश्रम होना चाहिए, क्योंकि परिश्रम भी एक आवश्यकता की चीज़ है। तो खूब बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चों को दरख्त लगाने के लिए प्रेरित किया। तो पूरे स्कूल के चारों तरफ हमें बच्चों से दरख्त लगवाए, सारे स्टाफ ने मिल करके, और दरख्त लगवाए। और दरख्तों की सुरक्षा के लिए बच्चे अपनी दूर दराज से, क्यों वहाँ उस समय इतना साधन नहीं थे, दूर दराज से 10-10 किलोमीटर से, जैसे खानूवाड़ी से, 14 बीडी से, और दूसरे और जो KYD 4 KYD से, KLD से, और काफ़ी जगहों से, यहाँ तक कि KND तक के बच्चे, खोबर के बच्चे आते थे और KND के बच्चे आते थे। तो वो सब बच्चे अपने साइकिलों पर बनसटियाँ लेकर के आते और पौधों के गमले बना करके लगाते और स्वयं सुरक्षा करते, और पढ़ाई में भी बड़ा अव्वल। और कई बड़ा अनुभव रहा अच्छा कि एक बच्चा वो बड़ा लेट आता था, प्राय मैं क्लास टीचर था, तो बच्चा वो लेट आता था 9th क्लास में, तो मैं उसको डांटता। तो एक दिन वो अपने पिताजी को बुला के लाया, तो उसके पिताजी ने आके कहा, जी दूर है गांव हमारा खोबर, और मैं बच्चे को साइकिल अभी ले आके नहीं दे सकता, और ये 1 साल तो पैदल आता है, इसलिए देरी से आएगा, और आप थोड़ा ध्यान रखियो। मैंने कहा बिल्कुल ध्यान, अब के बाद में बिल्कुल ध्यान, अगर ये देरी से आएगा तो भी इसको डांटेंगे नहीं और इसका लाड रखेंगे। और वो बच्चा सिंसियर था, पढ़ने में ठीक था, और उसने फिर एक दिन उसने बच्चे ने शिकायत करी कि सर मेरे को और तो कोई, मैंने पूछा भी अब तेरे को क्या घटना है, तू पैदल आता है? कहा जी मैं बड़ा जल्दी चलता हूँ, इन साइकिल वालों से बहुत पहले चलता हूँ, और जब स्कूल के पास से आने लगता हूँ ना, तो ये बच्चे जो पीछे से आते हैं ये घंटी बजाते हैं, मेरे घंटी बजा करके निकलते हैं, ताकि मेरे को फील होता है कि देखो ये मेरे को घंटी बजा रहे हैं। तो मैंने उन बच्चों को बुला करके प्यार से समझाया कि मैं देखो भाई, इसके आप अच्छी बात तो ये है कि आप इसको 3-4 बच्चे हो, इसको साथ में चढ़ा के लाओ। अगर आप चढ़ा के ला सकते हो तो अच्छी बात है, और चढ़ा के नहीं लाओ तो घंटी तो मत बजाओ, इसके जलाओ मत। तो उन्होंने मेरी बात मानी, और वो उसको कभी एक जना चढ़ा के लाता, कभी दूसरा चढ़ा के लाता, ऐसे करके उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, और उसकी समस्या का निराकरण हो गया, और वो बच्चा बाद में बड़ा सफल रहा। और इसी तरीके से फिर हमने बाउंड्री वॉल बनवाई, वहाँ सारे ग्रामीणों का बड़ा सहयोग था, वन विभाग से तार ला करके और दूसरे लोगों के सहयोग से, और स्कूल की पूरी बाउंड्री वॉल तार खींच करके, और बच्चों ने छुट्टी के बाद में ये सारा काम जो परिश्रम होता था, जो हिम्मती बच्चे छुट्टी के बाद में रुक जाते थे, क्योंकि हम लोग वहीं रहते थे स्टाफ के ज़्यादातर लोग, तो वहाँ बाउंड्री वॉल तैयार की और पौधे रोपण किया, साथ में पंचायत और सरकार के सहयोग से बिल्डिंग भी बनती गई, स्टाफ के लिए क्वार्टर बनते गए, और धीरे धीरे 3-4 सालों में अच्छा विकास हो गया। भामाशाहों ने स्कूल का गेट बना दिया, हमारे रहते रहते बहुत अच्छा हुआ, और सभी स्टाफ में नए थे, सभी में इतना संयोजन था कि बस एक दूसरे की बात को मिलिट्री की तरह मानते थे,
और प्रधानाध्यापक जी की बात भी मानते थे। बच्चे भी बड़ा कदर करते थे, बड़ा सहयोग करते थे। बच्चे पढ़ने में कभी आनाकानी नहीं की और बड़े अच्छे बच्चों ने किया। मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो गांव वालों ने और गुरु सरमोडिया में दूरी पर था इसलिए मैंने ट्रांसफ़र करवाया। गुरु सरमोडिया में ट्रांसफ़र हुआ तो गांव वालों ने और बच्चों ने कहा कि जी आप इसको रुकवाएंगे, हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, अब तो गांव के नज़दीक जा रहे हैं, जाने दो। बड़ा अच्छी विदाई हुई और बड़ा प्रेम भाव से विदा किया और बड़ा अच्छा रहा। तो मुझे वो हमेशा याद रहता है। उसके बाद में गुरु सरमोडिया में मैं वहाँ 4 साल 365 में सेकेंडरी स्कूल में लगाए वरिष्ठ अध्यापक के रूप में। फिर वरिष्ठ अध्यापक के रूप में ट्रांसफ़र हुआ राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुरु सरमोडिया। गुरु सरमोडिया स्कूल जो था, मैं आया तो वहाँ हमें ये गुमान था कि 365 में हम इतना अध्ययन करवाते हैं, शायद ही ज़िले में कहीं अध्ययन करवाते हों। लेकिन गुरु सरमोडिया में बंसीधर जी बिश्नोई जो इस इलाके के जाने माने नहीं प्रिंसिपल सर, हेडमास्टर साहब, तो जाने माने शिक्षाविद हैं, आज भी हैं वो। तो वो शिक्षाविद वो वहाँ प्रधानाध्यापक थे। तो उनके संयोजन में यहाँ भी बड़ा अच्छा स्कूल चल रहा था। तो मुझे इस स्कूल में बड़ा आनंद आया, क्योंकि मुझे जैसा मैं पीछे स्कूल छोड़ करके आया था वैसा ही स्कूल मुझे मिल गया। तो समय की पाबंदी, हर स्टाफ ने नियमित आना, बच्चों को खूब अध्ययन करवाना, हर गतिविधि में भाग लेना, और ग्रामवासियों का गुरु सरमोडिया में भी उसी तरीके से बड़ा सहयोग था, अच्छा सहयोग था। इस वजह से 2 साल तक हमने खूब बढ़िया अध्यापन करवाया। तो उसके बाद में फिर मेरा एक सौभाग्य रहा है कि जब मैंने सोचा कि भी अब मैं वहाँ से जब आता था गुरु सरमोडिया से, तो यहाँ अपने गांव सांवसर में, तो मुझे ये महसूस होता था कि ये घुमड़वाड़ी का स्कूल मुझे अच्छा दिखता है। काफ़ी लंबा चौड़ा इसमें मैदान है, काफ़ी इसमें पेड़ हैं और बिल्डिंग इसकी बड़ी सुंदर है, और ये मेरे नज़दीक भी है। अगर ये स्कूल मुझे मिले तो बहुत अच्छा रहे। तो ऐसी मेरी हसरत थी और मैंने वहाँ उसके लिए अर्जी लगाई, और उन दिनों ट्रांसफ़र बड़े आसानी से हो जाते थे। तो बड़ा बिना किसी परेशानी के मेरा स्थानांतरण 1991 में राजकीय माध्यमिक विद्यालय घुमड़वाड़ी में हो गया। तो घुमड़वाड़ी में हो गया। घुमड़वाड़ी में भी स्कूल पहले से सेट था, क्योंकि ये मैंने देखे इस बेल्ट के गाँवों के स्कूल, उनमें प्राय प्रधानाध्यापक लगातार जहाँ प्रधानाध्यापक लगातार अच्छे प्रधानाध्यापक लगातार कई वर्षों से जहाँ कार्य कर रहे थे और स्टाफ को जोड़ के रखते थे संयोजन में, तो वहाँ वो स्कूल बड़ा सेट था। तो मुझे ये स्कूल भी बड़ा पसंद आया, क्योंकि यहाँ रेगुलर क्लासें लगनी, किसी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता नहीं, और बच्चे भी कहना मानते थे, स्टाफ सारे के सारे बड़े तालमेल से मेहनत करते थे। तो मैंने इस स्कूल में 10 साल गए, और प्रत्येक 15 अगस्त 26 जनवरी पर कार्यक्रमों में पिछले स्कूल में भी भाग लिया था। तो एक मैं भूल गया थोड़ा सा, मुझे वापस मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करके ले जाना चाहूँगा। 365 में हम वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, उन दिनों लाइट नहीं थी, इसलिए कोई टीवी के कार्यक्रम तो आते नहीं थे। तो हम वहाँ 15 अगस्त का कार्यक्रम, हमारे हेडमास्टर जी कहते थे अपने रात्रि को रखना है। तो सुबह, हालांकि ध्वजारोहण तो सुबह कार्यक्रम होता था, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम रात्रि को होता था। तो रात्रि को कार्यक्रम इतना बड़ा, जैसे रामलीलाएँ चलती हैं, रामलीला रात की 1 बजे तक चलती है, वैसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ 365 में उस ज़माने में 3-4 साल तक मैंने देखा। अभी रात्रि के समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। आज अजूबा लगता है कि रात्रि के कार्यक्रम में तो उसका प्रबंधन कैसे होगा। तो उस समय प्रबंधन की भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पूरे ग्रामीणों का सहयोग, बच्चों का सहयोग, स्टाफ का सहयोग। तो ताज्जुब होता है अब मुझे स्वयं भी कि अपने कैसे कर लेते थे, क्योंकि हम लोग वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते और साथ में बच्चों का भी ध्यान रखते, और कई बच्चियों को तो आमतौर पे स्टाफ वाले गार्जियन साथ में जाते, या स्टाफ वाले भी साथ में छोड़ के आते, और गार्जियन साथ में आते बच्चियों को, तो उनको रात्रि को छोड़ के आते, इस तरीके का प्रबंध करते। तो बड़ा वो ऐसे ही घुमड़वाड़ी में बड़े कुशल नेतृत्व में मैंने 2nd ग्रेड का अध्यापन करवाया 10 साल तक। तो बड़ा पढ़ाने में विद्यार्थियों को बड़ा आनंद आया, और उस समय के चाहे वो 365 के हो, गुरु सरमोडिया के हो, और ये चाहे घुमड़वाड़ी के हो, बच्चे अभी भी याद करते हैं। और पुराने बच्चे शिक्षक दिवस पर फ़ोन करके पूछते हैं, कभी मिलते हैं तो बड़ा हर्ष से, तो बड़ा आत्मसंतुष्टि होती है कि भी हमने एक अच्छे प्रोफेशन में काम किया है।
और खूब लगन से पढ़ाया है और हमें अच्छी भाई कदर मिली है। उसके बाद में 2001 में मेरा प्रमोशन हुआ लेक्चरार में। तो हालांकि मुझे प्रमोशन का पहले अंदाज़ा नहीं था और मुझे हनुमानगढ़ में टिब्बी के सीनियर स्कूल में लगा दिया गया। तो उस समय जनगणना चल रही थी, मेरी जनगणना में सुपरवाइज़र में ड्यूटी थी, तो हमें 2.5-3 महीने तक रिलीव नहीं किया। और जब 2.5-3 महीने तक रिलीव नहीं किया तो संयोगवश मैंने जा कर के बींज बैला का स्कूल, घुमड़वाड़ी के पास में बींज बैला का स्कूल रेज हुआ था, वो सीनियर स्कूल बना था, और मैंने डायरेक्टर साहब को जाके एप्लीकेशन दी कि मेरे नज़दीक स्कूल रेज हुआ है और आप मुझे टिब्बी की दूसरा ज़िला है वो दूसरे ज़िले के बजाय इस ज़िले में कर दो। तो उन्होंने कहा भाई ज़िला चेंज करवा रहे हो? हाँ। तो बड़ा आराम से उन्होंने मुझे यहाँ बींज बैला लगा दिया, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई ट्रांसफ़र जैसी। और वहाँ उसके बाद में फिर 15 साल तक व्याख्याता के रूप में मैंने काम किया। तो बड़ा आनंद आया बच्चों को पढ़ाने में। आमतौर पे मैंने देखा है कि इस पट्टी के गाँव में बच्चे बड़े अनुशासनशील हैं और गार्जियन बड़ा सहयोग करते हैं। अगर बच्चे के लिए गार्जियन को बुलाते हैं या उनको फ़ोन करके कुछ कहते हैं तो बड़ा सहयोग करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फ़ीस नहीं दे सकते या उनको किताबों की कोई दिक्कत होती है, तो हम लोग स्टाफ वाले, ज़्यादातर मेरे साथी या हम लोग सहयोग करते हैं, उन बच्चों को किताबें वगैरह उपलब्ध करवा देते हैं, तो वो बच्चे और ज़्यादा पढ़ते हैं। कुछ बच्चे तो एक दूसरे का भी सहयोग करते हैं। तो ऐसे करके और बड़ा अच्छा रहा व्याख्याता के पद पर मेरा कार्यकाल। और एक ये मैं आपको बताऊं, ये मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मुझे सेकंड ग्रेड में रहते हुए मेरा रिज़ल्ट 75% से ऊपर रहने के कारण काफ़ी बार यूँ सोचो हर साल चूरू से जो हमारा डीडी चूरू का ऑफिस होता है वहाँ से प्रमाण पत्र मिलता है। तो लगभग हर साल ही मुझे सेकंड ग्रेड में रहते हुए ये प्रमाण पत्र मिला। और क्योंकि 80-90% से 100%, 90%, 80% से कभी रिजल्ट कम नहीं रहा। और व्याख्याता बनने के बाद में जो है प्रशंसा पत्र, जो प्रमाण पत्र होता है, वो डायरेक्टर साहब के ऑफिस से आता है। तो व्याख्याता बनने के बाद में भी लगभग 100% रिजल्ट रहा। कभी एक आध साल थोड़ा बहुत कम भी रहा है, लेकिन वो भी 80% से 75% से कम नहीं रहा। तो बड़े बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट बड़ा सुंदर रहा सदैव ही, और उसकी खुशी होती है और लगन भी होती है। और बच्चे, बोर्ड की कक्षाओं के बच्चे, क्योंकि 10वीं में जब तक आता है तो बच्चा थोड़ा समझवान हो जाता है, वो मानता भी ज़्यादा है। और 12वीं का बच्चा तो और सिंसियर हो जाता है, तो वो बड़ा कहना मानता है और पढ़ाई में बड़ा वो ध्यान भी देता है। कुछ बच्चे अगर पिछड़े हुए होते हैं तो हमने प्रयास करके दूसरे मेरे साथी, जो मेरे से सीनियर साथी थे और जो ज़्यादा मुझसे सूझबूझ वाले थे, वो प्रोग्राम बनाते थे कि अपने एक्स्ट्रा क्लास लगाएं। तो हम लोग मिलकर के बोर्ड की क्लासों की एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे, तो उसका भी बड़ा रिजल्ट में फ़ायदा मिलता था। और इसके साथ साथ ही विकास कार्य भी बड़े स्कूलों में होते रहे। घुमड़वाड़ी में कहो, बींज बैला में कहो, अच्छा गांव का सहयोग मिला। और 2015 में मेरा व्याख्याता से प्रधानाचार्य पद पर प्रमोशन हो गया। और प्रमोशन की जब लिस्ट आई तो स्कूल मांगा गया। तो हमारे स्कूल में जो सीनियर स्कूल बींज बैला में प्रधानाचार्य का पद उस समय खाली था, और कुदरती तौर पर मैं सीनियर था तो मैं ही इंचार्ज के रूप में काम कर रहा था। तो मैंने मांगा कि मुझे यहीं लगा दिया जाए, तो डायरेक्टर ऑफिस ने मुझे प्रिंसिपल की पोस्ट पर इसी स्कूल में लगा दिया। तो 2015 से 19 तक प्रधानाचार्य की पोस्ट पर कार्य किया। और प्रधानाचार्य की पोस्ट पर कार्य करते हुए बड़ा सुखद अनुभव हुआ, क्योंकि उससे पहले भी जब 03 की पावर मेरे पास थी और साथ में बोर्ड परीक्षाओं में केंद्राधीक्षक पहले भी बनाते थे। तो प्रिंसिपल बनने के बाद में भी बोर्ड परीक्षाओं का केंद्राधीक्षक बड़ा करके, काफ़ी बड़ा सेंटर है बींज बैला का सीनियर स्कूल का, तो बोर्ड परीक्षा में कभी दिक्कत नहीं आई।
इतना बड़ा सेंटर होते हुए भी फर्नीचर अगर कम पड़ता तो भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर स्टाफ की कमी, क्योंकि स्टाफ जो वहाँ था उस समय में बड़ा अच्छा और बड़ा सूझबूझ वाला स्टाफ था। और आसपास के स्कूलों से बोर्ड परीक्षाओं में जो आते थे लोग बड़े मेहनती और बड़े सजग। और तो देखो, मैं ये मानता हूँ कि केंद्राधीक्षक तो एक प्रकार की मोहर ही समझो, काम तो टीम ने करना होता है, इसलिए टीम की प्रशंसा मुझे मिलती है। तो मैं वो बोर्ड परीक्षाओं की और रिजल्ट की स्वयं प्रशंसा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की बजाय मैं ये नहीं कहूँगा कि भी सारा मेरे बदौलत हुआ, कि वहाँ की बींज बैला की टीम इतनी सुंदर थी कि उस टीम की वजह से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रिंसिपल के पद पर। चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो, चाहे वो रिजल्ट का मामला हो, चाहे अन्य कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कि एक से बढ़कर एक स्टाफ के साथी सहयोग करने वाले और बड़े परिश्रमी। चाहे वो जैसे अगर बात करें, क्योंकि पूरा स्टाफ का सहयोग रहा और आप एक अध्यापक के से जैसे प्रमोशन लेके प्रधानाचार्य पद तक पहुँचे, तो कहीं ना कहीं जो आपका जीवन का जो अनुभव है कि अधिकतर ये देखा गया है कि जैसे लोगों का मानना था कि जैसे अध्यापक का जो एक पद है वो एक मतलब ये सबसे सरल पोस्ट मानी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बच्चों के अलग अलग माइंड होता है, तो उनमें आपसी तालमेल बिठाना, अभिभावकों को भी समझाइश बुझाइश करके बच्चों को शिक्षा की तरफ आकर्षित करना, तो कहीं ना कहीं समस्याएं भी रहती हैं। आपके जीवन में ऐसी क्या समस्याएं, कभी समस्या का सामना करना पड़ा? मुझे लगता है कोई गंभीर समस्या तो सामने नहीं आई, लेकिन कई बार एक आध बच्चे होते हैं जो स्कूल में हर सत्र में एक आध बच्चा जो आ जाता है, जो पढ़ने में वो बच्चा उसका मन नहीं लगता, और वो या तो स्कूल से गैर हाजिर ज़्यादा रहता है, या फिर क्लास में अगर बैठता है तो अध्यापकों का कहना थोड़ा कम मानता है। तो ऐसे में हम लोगों ने ये किया, क्योंकि वहाँ लोकल स्टाफ ही था, और मैंने देखा है कि एक आध अगर लोकल स्टाफ है उनको कह करके अगर बच्चे को गार्जियन को बुलाया और गार्जियन को समझाया और बच्चे को भी बड़े प्रेम से समझाया, तो बच्चा को अगर लगन से और प्यार से, जैसे बच्चा बड़ा ही शरारत कर सकता है, छोटे बच्चे इतनी शरारत नहीं करते, 11वीं 12वीं का बच्चा अगर बड़ा शरारत करे, उसको लगन से प्यार से उसको आगे का भविष्य दिखा करके अगर उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि हमने ऐसे कोई बच्चे जो आते थे तो उनको हम वापस सही लाइन पे लगा देते थे। और बोर्ड में वो परीक्षाओं में एक बच्चा था हमारे पास एक बार, तो उसके पिताजी कई बार सब्जी का काम करते थे और वो बच्चा मिस रहने लग गया, और तब हमने कहा भी अब इसका हमने उसका नाम ही काट दिया और बच्चा घर चला गया। फिर उसके पिताजी पिताजी को कई बार हमने कहा था, वो उनको समझाया, वो समझे नहीं। फिर उसके दादाजी आए, फिर दादाजी ने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं और आप इसको दोबारा बिठाओ। हमने कहा भी बिल्कुल सहर्ष, हम तो चाहते ही नहीं थे कि इसको स्कूल से निकालें, लेकिन दादाजी आए और बच्चे को बुला के लाए और दादाजी ने कहा आज से मेरी जिम्मेदारी। तो बच्चा वापस आया और फिर वो समय हालांकि बहुत थोड़ा रह गया था, लेकिन बोर्ड परीक्षा में वो बच्चा दोबारा से दादाजी के सहयोग से और हमारे सब स्टाफ के सहयोग से और बच्चे ने दोबारा परीक्षा में बैठा और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। और यानी समस्या को अपने हल करें और बच्चे का माइंड धीरे से बदलें, क्यों बच्चा बुद्धि में कच्चा होता है, वो इधर उधर हो सकता है। तो उसको अगर हम प्रयास करें, गार्जियन और टीचर दोनों मिलकर के, और त्रिकोण समझो, बच्चा और अभिभावक और शिक्षक, त्रिकोण अगर मिलकर के प्रयास करें तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि बच्चे का स्कूली शिक्षा में उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, स्कूली शिक्षा में वो नहीं पिछड़ेगा। अपने वर्तमान की अगर बात करें तो जैसे जो युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ प्रवृत्ति पे ज़्यादा जाते जा रहे हैं और नशे से काफ़ी घर जो बर्बाद भी होते जा रहे हैं। आप हमेशा शिक्षा से जुड़े रहे हो, बच्चों को एक अच्छी मोटिवेशन की तरफ लाए हो, तो क्या सीख देना चाहोगे वर्तमान युवाओं को? वर्तमान में अपने देखते हैं खबरें बार बार आ रही है अखबारों के माध्यम से, दूसरे आपके जैसे आपका चैनल है, ऐसे चैनल हैं उनके माध्यम से और प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से और अन्य प्रकार से खबरें आ रही हैं। कुछ बच्चे तो नशा लेकर के मौत के काल के ग्रास में भी पहुंच रहे हैं। तो इस संबंध में ये है कि शुरुआत में तो अभिभावक थोड़ा ध्यान दें। अगर बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो शिक्षक भी ध्यान दें
और अभिभावक भी ध्यान दें कि बच्चा की गतिविधियाँ क्या है। उसके चेहरे से थोड़ा सा पता लग जाएगा, उसके हाव भाव से पता लग जाएगा। अगर वो सुस्त रहता है या वो काम में उसका मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और युवा है और काम में लगे है पढ़ाई छोड़ करके, तो उसका काम में मन क्यों नहीं लग रहा है, तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। तो अंदाज़ा होने के बाद में उसको थोड़ा सा प्रेम से समझाएं। और साथ ही अगर युवा एक तो खेलों की ओर आकर्षित हो, अगर वो किसी प्रकार का आउटडोर गेम है, किसी प्रकार इंडोर गेम की बजाय आउटडोर गेम किसी प्रकार का हो, उससे थोड़ा बहुत भी वो करेगा। और अगर वो थोड़ा सा योग की तरफ, मेडिटेशन की तरफ अगर युवा आकर्षित हो जाए तो वो नशा उसके पास में ही नहीं आएगा। और एक बात और है, अगर स्कूली बच्चा या कॉलेज का बच्चा है तो अपना सिलेबस करते करते कोई अच्छे महापुरुषों की कहानियाँ पढ़े वो। अगर जैसे किसी अच्छे नाविक की, किसी माउंटेन पर पर्वतारोही की, जिसने इतनी संघर्ष करके पर्वतारोही की अगर वो जीवन पढ़े, या किसी वैज्ञानिक की जीवनी पढ़े, या किसी अन्य महापुरुष की जीवनी पढ़े, तो उसको ये लगेगा कि मेरे में इस पर्वतारोही जैसे गुण तो मेरे में भी है, इस नाविक जैसे गुण मेरे में भी है। इस महान खिलाड़ी, अगर खिलाड़ियों की वो जीवनी पढ़े तो मैं खुद अखबार देखता हूँ तो मुझे लगता है, अब आजकल पैरा ओलंपिक चल रहा है, तो पैरा ओलंपिक में देखो कितने विकलांग युवा हैं जो दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। वो सिर्फ इसी बल पे लहरा रहे हैं कि उनकी प्रेरणा बहुत ऊंची है और नशे से दूर हैं। तो हमारे युवाओं को भी ऐसे ख़ास तौर से पैरा ओलंपिक के जो युवा हैं और जो इतना परचम लहरा रहे हैं, ऐसे मेडल जीत के आ रहे हैं, और तो उनसे प्रेरणा लेकर के अगर युवा चाहें तो नशे से दूर रह सकते हैं। वो ऐसी बात नहीं है। फिर गार्जियन भी थोड़ा सा ध्यान दें। सर, अगर बात करें, आप आज 65 वर्ष की आयु में भी एक बिल्कुल हष्ट पुष्ट और इस प्रकार जो आप एक खुशनुमा ज़िंदगी है, तो कैसे अपने मतलब इसको मैनेज कैसे किया? मैंने तो ज़्यादा कोई प्रयास नहीं किया। मैं साधारण एक किसान का बेटा हूँ। तो साधारण किसान के घर में खाने पीने के लिए देसी चीज़ें होती हैं, तो घर का खाना शुरू से रहा है और घर का खाना भी आज तक लेते हैं। और फास्ट फूड से कुदरती तौर पर दूर रहे हैं, क्योंकि हम जब बच्चे थे और युवा हुए और अधेड़ हुए तब तक फास्ट फूड का ज़्यादा प्रचलन नहीं था, इसलिए ज़्यादा फास्ट फूड कोई लिया नहीं है। तो आजकल अपने देख रहे हैं कि अगर कोई भी फास्ट फूड ज़्यादा लेता है या अन्य बाहर की वस्तुएं ज़्यादा काम में लेता है, तो अपने आज के ज़माने में ये तो नहीं कर सकते कि हम बाहर की चीज़ ज़ीरो कर देंगे। इतना शायद अपने बस की बात नहीं है, शायद ना कर सकें, लेकिन अधिकतर बाहर की चीज़ें नहीं खाएं और घर की बनी चीज़ें ज़्यादा लें और अच्छा भोजन लें और सात्विक भोजन लें और थोड़ा बहुत काम भी करें। मैं एक काम के पक्ष में हूँ कि काम की, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, उसको काम कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। खाली गांधी जी ने कहा है कि अगर वो बिना काम किए भोजन करता है तो वो चोरी का अन्न है। तो अगर अपने बिना काम की कुछ न कुछ काम किसी भी उम्र का हो जाए उसको ज़रूर करना चाहिए, तो वो स्वस्थ रहेगा। और साथ में एक जो प्राकृतिक शक्ति है, अपने ईश्वर कहें या जो नेचुरल पावर है, उसमें भी थोड़ा सा विश्वास रखे और अपना सात्विक विचार रखे। अगर आदमी सात्विक विचार रखे तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ रहेगा। और मेडिटेशन, योगा या पैदल चलना या ऐसी चीज़ें अगर कोई कर सके तो उसको करना चाहिए। और नहीं तो सर, अगर बात करें जैसे आपकी सेवाएं अलग अलग विद्यालयों में रही, तो परिवार का कैसा सहयोग रहा? परिवार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? परिवार बड़ा परिवार था और बड़ा परिवार होने के अगर सिंगल फैमिली होती है उनको शायद सर्विस में दिक्कत आ सकती है। मुझे तो कभी पूरी सर्विस में ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि भी घर की ड्यूटियां निभाना और स्कूल की अपनी सर्विस की ड्यूटियां निभाना दो काम है, ऐसे महसूस नहीं हुआ, क्योंकि बड़ा परिवार था। और मैं घर के काम तभी करता था जब छुट्टी हो, अवकाश हो, तभी घर के काम करता था, वरना जिस दिन मुझे स्कूल जाना होता था मैं किसी प्रकार का मेरे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं होती थी, बड़ा परिवार होने के कारण। अगर संयुक्त परिवार है तो मुझे लगता है संयुक्त परिवार वालों के लिए सरकारी ड्यूटी करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती।
जो सिंगल फैमिली है उनको परेशानियाँ निश्चित रूप से आती हैं। तो अगर बात करें जैसे रिटायरमेंट के बाद में हमने अधिकतर देखा है कि जैसे जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ या खुद का व्यवसाय की तरफ ध्यान देते हैं। आपका आगे क्या लक्ष्य निर्धारित है? मैंने नहीं, सामाजिक कार्यों में तो मैं थोड़ा बहुत भाग लेता हूँ, लेकिन राजनीति में मेरा शुरू से भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो क्योंकि इतनी लंबी राज्य की सेवा, कर्मचारी जब राज्य की सेवा में रहता है तो वो राजनीति की तरफ नहीं जाता। तो ऐसा मैंने पहले भी नहीं किया और सेवानिवृत्त होने के बाद में भी राजनीति में किसी प्रकार की रुचि नहीं रही। और सामाजिक काम अगर छोटे मोटे हों तो कर लेता हूँ। और किसी प्रकार का नया बिजनेस मैंने शुरू नहीं किया भी इस उम्र में आकर के स्वयं के बलबूते पर नया बिजनेस करना मुझे कोई मन में विचार नहीं आया। तो रही बात, थोड़ा बहुत घर का अपना काम कर लेता हूँ। हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्रीमान सुल्ताना राम जी स्याग। इन्होंने अपने जो लाइफ का, अपने जीवन का जो परिचय है पूरा, जैसे किस प्रकार इन्होंने संघर्ष के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ जो अपनी सेवा है वो बिल्कुल निर्वहन की, और बच्चों को शिक्षित करने का इनका जो प्रयास था वो लगातार, चाहे किसी भी विद्यालय में गए हैं तो वहाँ एक अच्छी छाप छोड़ने का प्रयास किया। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके चैनल, आप मेरे पास आए और मेरे से इतना साक्षात्कार लिया और आप इतनी दूर से आए, आपने परिश्रम किए, तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। आपका चैनल इसी तरीके से लोगों के साक्षात्कार भी करे और जो अच्छी चीज़ें हैं वो समाज में बढ़ाने का, क्योंकि अपने देखते हैं कि जो दुनिया में 2-3 स्तंभ है, उन स्तंभों में मीडिया एक बड़ा सशक्त संबंध है समाज में बदलाव लाने का, समाज में अच्छा काम करने का और समाज को तरक्की देने का बहुत बड़ा ये एक स्तंभ है। तो आप उस स्तंभ में हो और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि भी आप इतनी दूर यहाँ चल के आए हो और आपके चैनल का मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल अग्रसर हो और उत्तरोत्तर आप लोग इसी जोश और इससे ज़्यादा बढ़कर अच्छे जोश खरोश के साथ में आप ये कार्य करते रहें। मेरी सभी प्रकार की संवेदनाएं और शुभकामनाएं आपके चैनल के और आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनके साथ में हैं, और दर्शकों को भी अच्छा लगेगा आपका चैनल और ये चैनल बढ़ता रहे और आप इसी तरीके से और जोश के साथ काम करते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।